अभिषेक जी जरा, क्योंकि अब वो बात कहीं और निकली, कहीं और पहुंच गई, मूल रूप से ये बताइए, एनडीए को बहुत उम्मीद है, अभी भी थी, कि अब विधानसभा के चुनाव में आएंगे ये लोग, आपस में जिसको कहते हैं ना लड़ेंगे, क्योंकि सीट को लेके एडजस्टमेंट होगा। जो अब सिलसिलेवार बता दें, हरियाणा का चुनाव नवंबर में है, हरियाणा में कोई किसी के साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था। मुझे लगता है हरियाणा में उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन है। उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सारे एमपीज को बुला के अपने घर पे एक चाय पानी कह लीजिए, या जो एक स्वागत कह लीजिए, या जो भी उसका मतलब एक वो कर लिया है। अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से बयान कह दिया है, भी दे दिया है कि यह हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव तक चलता रहेगा, मतलब 2027 तक की वो बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जब रीजनल पार्टीज हैं, हमें एक ऑल इंडिया पार्टी की जरूरत रहती है, और ये बिल्कुल ठीक मिक्स है। उन्होंने इस पर भी खुलासा किया है। झारखंड में ऑलरेडी गठबंधन इन प्लेस है। दिल्ली में मुझे लगता है आमने सामने लड़ेंगे, कोई उस पर दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिहार में फिर से गठबंधन इन प्लेस है। तो एक चीज तो आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ये गठबंधन जैसे जैसे, और खास करके ये 5 चुनाव जो आते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, बिहार, इसमें बीजेपी का पत्ता तो साफ होने की काफी उम्मीद लगती है। हरियाणा से, महाराष्ट्र से, बिहार से, झारखंड में तो नहीं है, इन 3 स्टेट से। आपको क्या लगता है कि ये जो विधानसभा इलेक्शन है, ये इंडिया गठबंधन के लिए सीमेंटिंग का काम करेंगे कि विघटन का काम करेंगे? अभिषेक जी। देखिए आनंद वर्धन जी, सवाल के जवाब पर आने के पहले 2 बातें समझ लेनी जरूरी है कि आखिर इस सरकार का गठन किन परिस्थितियों में हुआ और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने किन परिस्थितियों में फिलहाल विरोध नहीं करने का फैसला किया। तो पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल 240 मेंबर का है, बहुमत से 32 सीटें कम है अगर बीजेपी की बात करें। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि राष्ट्रपति भवन में भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व कार्यकर्ता बैठी हुई है। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सिद्धांत को तवज्जो दिए जाने के चांसेज वहां ज्यादा थे। कुछ भी कोशिश करता विपक्ष, पहला न्योता सरकार बनाने का बीजेपी को मिलता, उससे आप रोक नहीं सकते थे, और रोकना भी नहीं चाहिए था। पहली बात यह कि रोकना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस भी है। दूसरी बात यह है कि आखिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उस परिस्थिति में विरोध क्यों करेंगे जिस परिस्थिति में सरकार को ऑलरेडी समर्थन, सरकार बनाने का न्योता मिल रहा है, और इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से अब तक फॉर्मली कोई कोशिश करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ये जरूर है कि अंदर खाने बैक चैनल से बहुत सारी चीजें हो रही है। आज की तारीख में सरकार के विरोध में खड़े सांसदों की आप सूची बनाएं, जिनको आप क्लियर देख रहे हैं, तो 234 का नंबर इंडिया अलायंस का है, और 7 ऐसे इंडिपेंडेंट एमपी हैं, यानी 241 का नंबर है जो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। आज चंद्रशेखर रावण का बयान आ गया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सांगली वाले राहुल गांधी से जाकर मिल रहे हैं, महाराष्ट्र वाले पप्पू यादव है वो बोल रहे हैं, 2 पंजाब से, 1 लद्दाख से और 1 जम्मू कश्मीर से। ये 241 का नंबर है। दूसरी बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप अपडेटेड हो इस इंफॉर्मेशन से, कि पश्चिम बंगाल के 4 लोकसभा सदस्य जो बीजेपी के सिंबल पर जीते हैं, हो सकता है वो शपथ लेने के पहले ही अपना इस्तीफा देकर टीएमसी में वापस चले जाए। ये अंदर खाने कोशिशें चल रही है। शिंदे गुट के 7 में से 5 सांसद उद्धव ठाकरे गुट के टच में है। मोटे तौर पर आप कहें तो 250 के आसपास का नंबर, 245 या 46 का नंबर, और 4 सांसदों की संख्या को आप घटा दीजिए, अगर ये 4 चले जाते हैं तो इस पूरे ऑपरेशन को मुकम्मल होने में 1 आध महीने लगेंगे। और विपक्ष भी, इंडिया अलायंस भी मोटे तौर पर यही चाहता है कि ये सरकार कम से कम जनता के बीच जाकर विक्टिम कार्ड ना खेले। आपको याद होगा महाराष्ट्र में शरद पवार ने और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को तब तक समर्थन पत्र नहीं दिया था जब तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। 1 महीने तक प्रेसिडेंट रूल था वहां, 2019 की बात मैं कर रहा हूं, चुनाव के बाद। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सिद्धांत के तहत सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण हुआ था। 5 बजे सुबह में किसी ने नहीं सुना था कि किसी चीफ मिनिस्टर को वोट दिलाई जाती है। उसके बाद जैसे ही वो शपथ ग्रहण हुआ, बीजेपी सरकार बनाने में और चलाने में, बनाने में तो कामयाब रही, चलाने में फेल हो गई। तब उसके बाद महाविकास आघाड़ी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आगे आई, संवैधानिक जिम्मेदारी को।
बिल्कुल यही कवायद यहां दिख रही है कि ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी फेल हो जाए। नीतीश कुमार को पता है कि उनकी पार्टी को ये लोग खा जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर क्यों जोर दिया जा रहा है? टीडीपी को पता है, कई सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि टीडीपी को अमरावती को बसाना है, चंडीगढ़ की तरह एक बड़ा सा चंडीगढ़ बसाना है, प्लांट सिटी। उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा तो उनको इंडिया गठबंधन से भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यही मिलेगा। ईडी से राहत चाहिए, तमाम तरह की बातें हो रही है। ये राहत तो दूसरी तरफ से भी मिलेगी। मूल बात यही है कि लोकसभा के स्पीकर का जो चुनाव है वो असली फ्लोर टेस्ट है। और आप लिख कर रख लीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा नरेंद्र मोदी को बहुमत यानी विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि विश्वास मत हासिल करने के लिए राष्ट्रपति महोदया नहीं कहेंगी नरेंद्र मोदी को। तो फ्लोर टेस्ट पहला होगा स्पीकर के चुनाव में। दूसरा होगा मनी बिल पर, क्योंकि बजट अभी चुनावी साल में इंटरिम बजट आया था 4 महीने का। आई थिंक जून के एंड तक या जुलाई के एंड तक का 4 महीने तक के सरकारी खर्च के लिए वोट ऑन अकाउंट आया था, जिसको इंटरिम बजट आजकल नाम दे दिया गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन स्टेट के इलेक्शन में उसका कॉन्ट्राडिक्शन दिखे, इसके इंतजार में एनडीए या बीजेपी। तो स्टेट का इलेक्शन कहाँ का है? हरियाणा का है। हरियाणा के स्टेट इलेक्शन में कोई कंट्राडिक्शन दिखने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोकसभा में एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई थी, वो परफॉर्म नहीं कर पाई। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वो पहले भी अलग लड़ते रहे। आप पंजाब में देख लीजिए, अलग लड़े हैं। केरल मॉडल पे दिल्ली में चुनाव होगा विधानसभा का, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र की बात है। महाविकास आघाड़ी में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, वो आपस में आप लोग सलट लेंगे। सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव तक नरेंद्र मोदी की सरकार सरवाइव तो करे। बिहार का चुनाव भी मैं आपको बता रहा हूं, बिहार का चुनाव भी उसी वक्त है, उसी वक्त होने की संभावना जताई जा रही है कि जुलाई एंड तक बिहार की विधानसभा को नीतीश कुमार भंग कर देंगे। बीजेपी मान जाए तो कल कर दे भंग, पटना पहुंच के कर दे भंग बिहार की विधानसभा को। बीजेपी वालों को डर लग रहा है कि विधानसभा को भंग कर दी गई तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पूरे 1 साल के फाइनेंशियल खर्च का इंतजाम तो उन्होंने कर ही लिया है बजट पास करा के। कोई वैसा लेजिस्लेशन लाना नहीं है। कार्यवाहक सरकार के पास आप जानते हैं कि मंत्रियों को बर्खास्त करने का अधिकार तो होता ही है। नए मंत्रियों को शपथ दिलाने के मामले में कार्यवाहक सरकार के बारे में दो राय होती है कि वो शपथ दिलाएगी या नहीं। कल को विधानसभा यदि बिहार की भंग हो जाए, जो बीजेपी के अंदर चिंता है कि विधानसभा बिहार की भंग हो जाए, तो नीतीश कुमार भाजपा मंत्रियों को बर्खास्त कर फिर उसके साथ जा सकते हैं, इंडिया अलायंस के साथ। अगर जहां उनको बेटर डील मिलेगी वो चले जाएंगे। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री पद की बातें हैं, हो सकता है वहां भी डील हो जाए। मुझे जहां तक लगता है कि इस मामले में इस बात में कोई दम नहीं है कि इंडिया अलायंस के कॉन्ट्राडिक्शंस के उभरने का इंतजार किया जा रहा है और उस कॉन्ट्राडिक्शन से बीजेपी को फायदा होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि 240 सीटों वाली पार्टी सरकार चला पाएगी। इसको लेकर यदि देश में संदेह हो, इस देश में किसी दूसरी पार्टी को, और छोड़ दीजिए बीजेपी के अंदर मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ के अलावा चौथे नेता को दे दीजिए, सरकार 5 साल चलेगी। दावे के साथ मैं कहता हूं 5 साल चलेगी। 240 के नंबर के साथ कोई व्यक्ति सरकार नहीं चला पाए, इससे बड़ी राजनीतिक विफलता हो नहीं सकती एक राजनेता की। 145 पर मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई है, 143 पर वीपी सिंह ने चलाई है, जनता दल की रामो की सरकार। आप उसके बाद देखें, नरसिम्हा राव तो 232 सीट जीत कर आए थे, शुरू में 226 ही जीते थे। पंजाब की सीटों पर उनके आने के बाद चुनाव हुए, तब जाकर वो 232 के आंकड़े पर पहुंचे थे, पंजाब और असम की कुछ सीटों पर। तो 226 से शुरू किया था उन्होंने, 5 साल सरकार चलाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 182 पर चलाई थी। 206 पर यूपीए 2 की सरकार चलाई मनमोहन सिंह ने। 240 पर यदि कोई व्यक्ति सरकार नहीं चला पा रहा है और उसके बारे में यह संदेह है कि यह फ्लोर पर स्पीकर के चुनाव में अगर नायडू को नहीं मिला तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी विपक्ष के सहयोग से, जो है संजय सिंह के बयान का लब्बो लुआब है, आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि वो इंतजार कर रहे हैं कि स्पीकर के पद के चुनाव का वो इंतजार करेंगे। हो सकता है स्पीकर के चुनाव में ही सरकार के साथ बहुत कुछ हो जाए। आखिर कितने की जरूरत है? 25-30 सांसदों की जरूरत है विपक्ष को सरकार बनाने के लिए। और विपक्ष में कोई ऐसा दल आपको दिखाई दे रहा हो तो बताइए जिस दल के बारे में कहा जाए वो बीजेपी के साथ जा सकती है। बंगाल में 32% के करीब माइनॉरिटी वोटर है। ममता बनर्जी सोच नहीं सकती, उद्धव ठाकरे सोच नहीं सकते कि बीजेपी के साथ चले जाए, शरद पवार सोच नहीं सकते,
आप इसके बाद देखें दक्षिण की पार्टियों में डीएमके का सवाल ही नहीं उठता है। इनके साथ जाएगा कौन? अखिलेश यादव के बारे में तो कहना ही बेकार है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। आम आदमी पार्टी भी नहीं जा सकती है, कौन जाएगा बीजेपी के साथ? जेएमएम नहीं जा सकती है, उनकी सीधी लड़ाई विधानसभा में बीजेपी से, कौन जाएगा बीजेपी के साथ? ये स्थिति आज की तारीख में है। तो आप सीधे सीधे मान करके चलिए कि एक पहली चीज ये कि फ्लोर टेस्ट में यानी स्पीकर के चुनाव और मनी बिल पर क्या होता है, ये अपने अलायंस को संभाल पाते हैं या नहीं। और दूसरी बात कि इंडिया अलायंस जिस दिन कांग्रेस पार्टी ये कह दे कि हम कांग्रेस के बाहर का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, समर्थन देने के लिए, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ये बात कह दे उसी दिन ये सरकार चली जाएगी। कांग्रेस कह दे कि नायडू पीएम बन जाए, कांग्रेस कह दे कि शरद पवार बन जाए, ये सरकार उस दिन चली जाएगी। बस बहुत एक ज्यादा ये भी है कि इस गठबंधन ने एक काम और कर दिया है, कम से कम आपस की जो संवादहीनता थी वो संवाद शुरू हो गया है, लोग आपस में खुल के बात कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल में एक बड़ा भारी लैंडमार्क है। क्योंकि देखिए चेंज ऑफ जनरेशन भी है, वो एक जनरेशन मुलायम सिंह यादव की कह लीजिए उत्तर प्रदेश में, वो जनरेशन खत्म हो रही है, एक नई जनरेशन आ रही है और इन लोग का आपस में संवाद ठीक से हो रहा है। बहुत एक संक्षिप्त टिप्पणी, ये संवादहीनता की स्थिति विपक्ष में खत्म हो गई और ये शायद एनडीए के लिए सबसे मतलब बीजेपी के लिए सबसे खतरे की बात। अभिषेक देखिए आनंद वर्धन जी, परिस्थिति जो दिखाई दे रही है उन परिस्थितियों में सबसे पहले हमारी आर्थिकी को, जो हमारा इकोनॉमिक जो मॉडल है, उस इकोनॉमिक मॉडल पर इस सरकार ने प्रहार किया। और इकोनॉमिक मॉडल पर जब कोई सरकार प्रहार करती है तो सोसाइटी में कई सारे अलग अलग सब सेक्शन के एजेंडे एक होने शुरू हो जाते हैं। एक छोटा उदाहरण मैं आपको दूंगा, अगर आप तो खैर भारत के बाहर बहुत घूमते रहते हैं, ये आप याद कीजिए 2004, 5, 6, 7 का दौर या 2012, 13 तक का दौर, भारत में अर्बनाइजेशन का प्रोसेस एकदम रिवर्स गियर में जाना शुरू हुआ था। पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रेंड 1930 में जो ग्रेट रिसेशन यूएस में आया था, उसके बाद अमेरिका में आया, जिसमें अर्बन पॉपुलेशन शहर से 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर फार्म हाउस में शिफ्ट होना शुरू हुआ, उसको इंडिया ने तकरीबन 60-70 साल बाद अपनाना शुरू किया, क्योंकि उस समय लोगों के हाथ में पैसा था। फार्म हाउस इंडिया में वो एक अलग फॉर्म में आया। इंडिया में अलग फॉर्म में इसलिए आया क्योंकि ज्यादातर लोग, जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में है, आप अपने इलाके से 300-350 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जो आपका फार्म हाउस है वो वही है जो आपका रूरल इलाका है, बेल्ट है, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ है। वो प्रोसेस जो शुरू हुआ था वो डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी को हैफ-हैजर्ड तरीके से लागू किए जाने के बाद, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एक तरह से डेलिबरेटली क्रश किए जाने के बाद औसत भारतीयों की जो आय घटी, उसने सोसाइटी के अलग अलग सब सेक्शन को जोड़ने का काम किया। और जब धीरे धीरे वो जुड़ता चला गया तो ये अलायंस तो होना ही था, इंडिया अलायंस। इस चुनाव को आप यकीन नहीं करेंगे, राजनीतिक दलों से ज्यादा जनता लड़ती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जनता के अपने अपने मुद्दे सामने थे और जनता ने इस अलायंस को कराने के लिए मजबूर किया। ये कोई राजनीतिक दलों का किया हुआ अलायंस नहीं है और यही कारण है कि ये फेविकॉल की तरह मजबूत दिख रहा है। 4 पार्टियों की टोटल सीटें, कलेक्टिव स्ट्रेंथ इस लोकसभा में 187 की है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके, 187 की स्ट्रेंथ 4 पार्टियों की है और तकरीबन 50 एमपी के अलावा दूसरी छोटे दलों के हैं। केरल वालों को आप तोड़ नहीं सकते, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को आप तोड़ नहीं सकते, आम आदमी पार्टी वालों को आप तोड़ नहीं सकते, राष्ट्रीय जनता दल वालों को आप तोड़ नहीं सकते, जेएमएम वालों को आप तोड़ नहीं सकते, तमिलनाडु के जो क्षेत्रीय दल है उनको आप तोड़ नहीं सकते। तो जब ये स्थिति बनी हुई है तो इस स्थिति में इस सरकार से जो शेयर्ड इंटरेस्ट है अलग अलग सोसाइटी का, अब आप देख लीजिए ना, कांग्रेस की गारंटी कार्ड को लेकर एक खबर चल रही है कि लोग पहुंच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कि गारंटी दी थी, पैसे दो। ये क्या है? एक तरफ तो ये प्रोपेगेंडा है, उकसाया जा रहा है, जिससे आम भारतीय को पता है कि कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली है तो देंगे कहां से, और दूसरी तरफ यदि इसको प्रोपेगेंडा को हम सच भी मान ले तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक उम्मीद है, और यही वो उम्मीद है जो वोटर के एक बड़े सेक्शन में है। कोई 15 लाख रुपए मांगने नरेंद्र मोदी के या भाजपा के दरवाजे पर नहीं गया है, जिला स्तर के कार्यालय पर भी कोई नहीं गया कि आपने कहा था खाते में 15 लाख डाल देंगे तो कोई वहां पहुंच जाए, इसलिए कि वहां भरोसे की कमी है, वहां जुमला चलता है। और जुमले के सामने जब रियल इशूज सामने आए तो रियल इशूज के आधार पर बना हुआ गठबंधन मुझे लगता है टिकाऊ गठबंधन है, कम से कम 5-7 साल के लिए।
इसमें कोई डेंट लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और यही कारण है कि एनडीए गठबंधन जो ईडी के सहारे चंद्रबाबू नायडू को लाया गया, ईडी के सहारे लाया गया। अगर आप उस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं क्या क्या हुआ था, नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ, उनके करीबी लोगों पर ईडी के छापे, उनकी पार्टी के एक एमएलसी के ऊपर राधाचरण सेठ, इसके अलावा आप देखें ललन सिंह और विजय चौधरी के करीबियों के ऊपर छापा। कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर ये गठबंधन बना। विश्वास पर आधारित गठबंधन नहीं है और इसका देर सवेर टूटना पहले सत्र में आप देख लीजिएगा, संसद के पहले सेशन में नई 18वीं लोकसभा के कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आपको फ्लोर पर दिखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री कौन होता है यह भी देखना महत्वपूर्ण है और स्पीकर के पद पर कितना स्किल्ड व्यक्ति बिठाया जाता है। जी